ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियसली आपका मोटापा कंट्रोल में आ जाएगा। सो दिस इज़ द साइंस बिहाइंड दिस कि भाई मोटापा आ कहाँ से रहा है? ज़्यादा खाने से। अब ज़्यादा क्यों खा, अगर उसको कम करने का तरीका क्या है? कम खाने से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन कर लो। अगर वो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो यू डोंट नीड मोर फूड, तो ऑब्वियसली आप धीरे धीरे पतले हो जाओगे। तो ये साइंस है उसके पीछे, ठीक है। नेक्स्ट इज, we have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all parts of the body need them. This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. तो कह रहे हैं बच्चे, आप जब सांस ले रहे हो तो वो लंग्स में जाएगी, आप जब खाना खा रहे हो तो वो स्टमक में जाएगा। अब लेकिन यार आपको तो वो खाना और जो ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी में फैलाना है। तो आपको बॉडी में फैलाने के लिए यू नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये कुछ ऐसा है, दैट इज फॉर एग्जांपल हब एंड स्पॉक मॉडल। हब और स्पॉक मॉडल क्या होता है? एक हब बनाते हैं और उस हब से हम सारी जगहों पे डिलीवरीज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका ऑनलाइन ऑर्डर करते हो आप, ये कैसे आता है? आपने कभी अगर ऑनलाइन ऑर्डर को ट्रैक करा होगा तो इन्होंने हब्स बना दिए। हब्स क्या होते हैं? एक ऐसी जगह होती है जहां पर सारा सामान आके इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां से जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं वो वहां से सामान लेते हैं और उसको भेजा जाता है। तो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां पर सारा सामान इकट्ठा होता है। तो जब भी आप फ्लिपकार्ट या कहीं पे भी ऑर्डर करोगे, कभी भी उसकी डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस में देखना, वो आपको बताएगा कि इट हैज रीच्ड हब नियरेस्ट टू यू। तो हब इज द प्लेस, द सेंट्रल पॉइंट जहां पर आपका सामान इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां से सारी की सारी जगह पे फैलाया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम होता है हमारी बॉडी में। आप जब सांस लेते हो वो लंग्स में होती है, तो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलाया जाता है। तो ब्लड इज द बैकबोन ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सिमिलरली व्हेन यू ईट द फूड, वो फूड आपके स्टमक से ब्लड के थ्रू पूरी पूरी बॉडी में जा रहा है। अगेन ब्लड इज द बैकबोन ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ब्लड आपकी बॉडी में सब कुछ फैलाता है, ठीक है। So when chemical reaction use the carbon source and the energy for energy generation, oxygen for the energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed, ठीक है, from the body and discarded outside by a process called excretion. Again, if the basic rules for body digest design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. तो बेसिकली वो आपको बता रहे हैं कि यार तुम्हारी जो पूरी बॉडी है ना, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस चाहिए परफॉर्म होने के लिए। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, देन देयर इज ट्रांसपोर्टेशन, देन देयर इज एक्सक्रीशन। अगर वेस्ट बना तो उसको निकालने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, डाइजेशन करने के लिए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। तो आपकी बॉडी एक पूरा का पूरा डिजाइंड हब है जो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। अब आपको एक एक पार्ट को समझना है कि कौन कौन सा पार्ट कैसे कैसे वर्क कर रहा है, और पेपर में आपको इसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा कि भाई आपका पहला सिस्टम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पेपर में कि भाई बताओ कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, स्टमक में जा रहा है तो वहां पर अगर आपको ये सिचुएशन आ जाए तो क्या से एक्ट होगा। तो दिस इज द हाउ द चैप्टर इज डिजाइंड इन 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड पार्ट इज रेस्पिरेशन, थर्ड पार्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ पार्ट इज एक्सक्रीशन। सो अगर आप इसको एक सिमिलैरिटी देखो तो एक तरह की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है जो वर्क कर रही है, और सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो पूरी की पूरी फैक्ट्री पर असर डालता है। सिमिलरली आपकी बॉडी भी एक फैक्ट्री की तरह है जिसके अंदर 4 बेसिक सिस्टम्स हैं। वो फर्स्ट सिस्टम है न्यूट्रिशन, सेकंड सिस्टम है रेस्पिरेशन, थर्ड सिस्टम है दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ सिस्टम इज एक्सक्रीशन। आपको हर सिस्टम, अब आप फैक्ट्री में जाओगे तो कैसे पढ़ोगे? पहले आप एक डिपार्टमेंट में जाओगे, उसके सारे पार्ट्स को देखोगे, कौन कौन सी मशीनरी वर्क कर रही है, कैसे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है,
कैसे एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड है, सेम चीज़ हम जाकर देखेंगे। न्यूट्रिशन में जाओगे, देर आर सेवरल पार्ट्स इन इट, एक एक पार्ट को हमें देखना है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। और अगर मान लो कि अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, या तो उस पार्ट का फंक्शन बता दो, या तो उस पार्ट में अगर ये गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, तो यही क्वेश्चन आपके बनते हैं बस। सिमिलरली आपके पास हर सिस्टम के अंदर देर आर सेवरल पार्ट, न्यूट्रिशन में हमारे पास कुछ 7-8 पार्ट हैं, रेस्पिरेशन में भी 4-5 पार्ट हैं, फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी 4-5 पार्ट हैं, एक्सक्रीशन में भी 4-5 पार्ट हैं। हर पार्ट का फंक्शन, उसका यूजेज, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, देन व्हाट विल बी आवर मॉडस ऑपरेंडी, तो ये सब कुछ हमने इसके अंदर पढ़ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट योर बॉडी, अंदर से आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, हर एक सिस्टम एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, और कैसे कैसे वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कौन कौन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इफ आई वांट टू से, इट इज बेसिकली स्टडिंग योर ओन बॉडी फ्रॉम द इनसाइड। तो पूरा चैप्टर बस इसी के ऊपर, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। बच्चे, डिफ्यूजन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। द प्रॉब्लम विद अस इज वी आर मल्टी सेलुलर, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे बड़े सारे सेल्स इम्बेडेड है, अंदर की तरफ है, इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो इस चक्कर में गैसेस जो हैं बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आसानी से नहीं जा सकती, क्योंकि आप सराउंडिंग से, दैट इज योर, अंदर की तरफ सेल्स जो है वो बाहर से कनेक्टेड नहीं है। तो इंटरकनेक्शन ना होने की वजह से आपके अंदर डिफ्यूजन नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अगर सपोज करो आपके हेड से टो तक अगर गैसेस का जाने लग जाए डिफ्यूजन के थ्रू, तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे आपके सर से आपके पैर तक गैस को पहुंचने। इसलिए हमारे लिए डिफ्यूजन किसी काम का नहीं होता। इसका आंसर हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है, आई थिंक मैंने उस टाइम क्या करा था, दैट इज योर, ये मिस आउट कर दिया था ये पैराग्राफ, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। कह रहे जैसे अमीबा है, उसके अंदर एक ही सेल है, वो पूरा का पूरा सेल ही इंटरकनेक्टेड है इन्वायरमेंट के साथ, तो वो सारा एक्सचेंज इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कर पाता है। लेकिन हम हैं मल्टी सेलुलर, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, और वो सारे सेल्स इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो इसलिए लिखा है। But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. तो यही है इसका आंसर कि all the cells in our body are not in direct contact with the environment. Therefore, diffusion cannot actually complete our need of, that is exchange of gases। तो डिफ्यूजन हमारे में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे सेल्स इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, और ये पेपर में आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि कितने नंबर का सर? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजन जो है इनसफिशिएंट क्यों है हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो आंसर यही है, बिकॉज ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट। बट सिंपल, ये सिंगल सेंटेंस का आंसर है इसका, और 2 नंबर मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज वेदर समथिंग इज अलाइव? देयर आर मेनी क्राइटेरिया वी कैन यूज, द मेजर क्राइटेरिया इज मूवमेंट। एक सिंगल वर्ड आंसर है इसका, मूवमेंट इज द मेजर क्राइटेरिया। और भी क्राइटेरिया है, रेस्पिरेशन है, उसके बाद न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, देर आर सेवरल फैक्टर्स, बट सिंगल वर्ड आंसर क्या है, दैट इज योर, दैट इज मूवमेंट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, तो कार्बन के जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल। ऑक्सीजन एक रॉ मटेरियल की तरह हम यूज करते हैं। तो you can write down carbon compounds and oxygen are some of the raw materials which we use as by an organism। तो ये raw material हो जाएंगे। Last question, what processes would you consider essential for maintaining life? मैंने आपको 4 processes बताए, nutrition, second is that is your respiration, third is that is transportation, and fourth is excretion। These are 4 major life processes for the living being, ठीक है।
एक और फैक्टर होता है रिप्रोडक्शन। गाइस रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे एक एक दैट इज इन अ लाइफ टाइम, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आप जिंदा रहोगे। ठीक है, वो तो पूरी एक कम्युनिटी या पूरी की पूरी एक स्पीशीज के लिए है कि अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे तब प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज रिप्रोडक्शन इज नॉट दैट नेसेसरी फॉर लिविंग। सो दिस वाज इट। तो आज हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करा। आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये 4 क्वेश्चंस के आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास तक सबमिट करने हैं। ठीक है, ट्राई करना, अगर पीडीएफ्स भेज सको तो बेटर है, और साथ साथ लाइव प्रोसेसेस करते रहना, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं। अभी आप आगे जाओगे तो इंटेक्स में देर आर सर कौन से लॉट, क्वेश्चंस? ये 4 क्वेश्चन। सर आपके नंबर पे सेंड करना। हाँ, मेरे नंबर पे सेंड कर देना, मैंने सबके आंसर्स आपको कब तक बता करने दिए। हैं सेंड? नेक्स्ट क्लास तक कर देना। ओके ठीक है, सर। तो दीज 4 क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क। सर हो गई क्लास खत्म? हाँ हाँ।